हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। इस पाठ के भाग 1 और भाग 2 में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखा और अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जाना। इस चैप्टर का एक टॉपिक शेष बच रहा है जो है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यह प्रभाव। तो आओ बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाएं। दैनिक जीवन में उपचयन का पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं संक्षारण, जिसे आम भाषा में कहा जाता है जंग लगना। हमने लोहे की वस्तुएं देखी होंगी जो नमी से वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण एक परत जैसे रूप में टूटने लग जाती है, तो यही कहा जाता है संक्षारण। तो देखिए, धात्विक वस्तुएं जब वातावरण में अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो इनके ऊपर परत रूपी आवरण से ये संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो सिंपल संक्षारण क्या हुआ कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण यानी उपचयन हो गया, तो उपचयन होने से वस्तुएं खराब हो गई। तो धात्विक वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर पेंट किया जाता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है यशद लेपन, जिसका विस्तार से अध्ययन हम आगे आने वाले चैप्टर के अंदर करेंगे। यह अभिक्रिया यहाँ लिखी गई है, यह लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया लिखी गई है। जैसे लोहे की हमने कोई धात्विक वस्तुएं ली, वायुमंडलीय ऑक्सीजन थी और नमी थी। नमी के संपर्क में आने से यहाँ बना फेरिक ऑक्साइड, यानी Fe का क्या हो गया, उपचयन हो गया, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई, तो यह फेरिक ऑक्साइड और FeO में परिवर्तित हो जाता है। तो यह अभिक्रिया होती है लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं उपचयन का। नेक्स्ट हम देखते हैं विकृत गंधिता। जैसे हमने दैनिक जीवन में नोट किया होगा कि अचार मसाले हैं, ये खराब हो जाते हैं, इनके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। यही परिवर्तन कहलाता है विकृत गंधिता। यह क्यों होता है? देखिए कि वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री उपचयित होने से, यानी इनके अंदर वायुमंडलीय ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, जिस कारण से इनके अंदर ये विकृत गंधिता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रभाव से बचाने के लिए इनमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं या वायुयोद्री पात्रों में रखा जाता है। जैसे हम अचार को रखते हैं तो कांच के कंटेनर में रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, ऐसे ही हम कई मसाले हैं जो स्वाद में परिवर्तित हो सकते हैं, उन्हें भी हमें एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखा जाता है। वो इसी विकृत गंधिता से बचाने के लिए रखा जाता है। इसका एक और उदाहरण भी हम देखते हैं कि चिप्स के जो पैकेट हम लाते हैं, हम बोलते हैं ना चिप्स के पैकेट में हवा ज़्यादा है, चिप्स तो कम है। तो उसके पीछे का कारण देखिए कि चिप्स के पैकेट में चिप्स भी होती है, वो भी विकृत गंधिता हो सकती है उसमें, अगर हम ऑक्सीजन रखते तो। आप कभी चिप्स के पैकेट को खुला छोड़ो तो वो क्या हो जाता है, नमी से उतना क्रिस्पी नहीं रहता है। तो चिप्स के पैकेट में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस होती है, इसलिए भरेंगे ताकि उसका उपचयन न हो और वो खराब नहीं हो। ओके बच्चों, तो ये एग्जाम्पल थे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमारा पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पूरा होता है। इसमें एक टॉपिक शेष है जल का वैद्युत अपघटन, जिसे हम सेकंड चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण के साथ में कवर करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, हम शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास में, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिए, हमें असत्य कथन बताना है। फर्स्ट देखिए, हम देखते हैं समीकरण है हमारे पास में लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिससे बन रहा है हमारे पास में लेड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सबसे पहले हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखिए, PbO लेड ऑक्साइड लेड में हो रहा है, यानी ऑक्सीजन हट रही है, तो यहाँ पर लेड का क्या हो रहा है, अपचयन, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो कार्बन का हो रहा है उपचयन। तो ऑप्शन में देखिए लेड अपचयित हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देखिए, यहाँ पर लेड अपचयित नहीं हो रहा है, यहाँ पर लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो ऑप्शन ये गलत है, यानी ये कथन असत्य है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, कार्बन उपचयित हो रहा है, सही है।
लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, सही है। तो गलत कथन कौन से हो गए, हमें असत्य छांटने हैं, तो गलत कौन से हो गए, ए और बी। तो हम इन ऑप्शन में देखते हैं कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, यानी ए और बी कथन असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न देखिए, हमें दिया है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, यहाँ से बन रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Fe धातु निष्कासित हो गई है। यह पूछ रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। याद कीजिए, संयोजन में दो चीज़ें जुड़ती है, यहाँ ये नहीं हो रही है। द्विविस्थापन में क्या होता, इसके साथ भी कुछ तत्व होता जो विस्थापित होते। वियोजन, ये एक दो में टूट रहा है, नहीं टूट रहा। विस्थापन, देखिए एल्यूमिनियम ने क्या किया, Fe को विस्थापित कर दिया, तो Al2O3, तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पूछा है हमसे लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। मैं यहाँ पर जनरली अभिक्रिया लिख देती हूँ। हमें लोहे चूर्ण लेना है यानी Fe लेना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, हमें पता है ये विस्थापन होगा। Fe किसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो बन जाएगा FeCl, ठीक है, प्लस H2 गैस। हम इसको थोड़ा संतुलित कर देते हैं। फेरिक क्लोराइड का सूत्र होता है FeCl2 और यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये संतुलित समीकरण होगी। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, हमें हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्राप्त होता है। अधिक सक्रिय तत्व था, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से निष्कासित हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। सिंपल है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर हो, वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण होती है। क्यों करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम की पालना के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास में है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो हम इसे अपने नोटबुक के ऊपर हल कर लेते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया है कि निम्न रासायनिक समीकरणों में हमें लिखना है, फिर उन्हें संतुलित करना है। तो हम सिंपल लिख लेते हैं। पहला हमारे पास में इसमें पूछा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन गैस के रूप में लिखेंगे तो हम N2, आप यहाँ पे अवस्थाएं भी लिख सकते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस, ये संयोग करके क्या बनाता है, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अभी हम इन्हें संतुलित कर सकते हैं। देखिए नाइट्रोजन 2 होनी चाहिए, हाइड्रोजन 3 है, तो सिंपली हम पहले हाइड्रोजन को संतुलित कर देते हैं। देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इक्वल हो जाए, इधर 3 से और इधर 2 से, है ना। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूना 6 और 3 दूना 6। हाइड्रोजन संतुलित है, नाइट्रोजन भी अपने आप संतुलित हो गई। तो इस प्रकार नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में हमें दिया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का सूत्र होता है H2S। मुझे यहाँ पर सूत्र ध्यान है, अपने 9th क्लास के अंदर रासायनिक सूत्र लिखना सीखे होंगे। इस पर मैं एक वीडियो भी आगे बना दूंगी कि इस प्रकार हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिए। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थी, इसका वायु में दहन हो रहा है। वायु के लिए हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन। दहन करवाने पर हमें प्राप्त होता है जल प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगी SO2। अब हम इस अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं। तो पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2, यहाँ एक 3 है और यहाँ 2 है, तो सिंपली हम इसको 3 से गुणा करते हैं, तो 3 दूना 6 हो गए। और इस साइड देखिए 2 और एक 3 रहे। अभी हम एक बार हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर संतुलित है, सल्फर S है, सल्फर 1 है, दोनों संतुलित है। तो अब हम ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 दूना 4 और 2 से इसको कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, देखिए 2 और 2 4, ऑक्सीजन संतुलित है। हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाइड्रोजन भी संतुलित। सल्फर 2 है और सल्फर इधर 2 हो गए, तो इस प्रकार से हम संतुलित कर लेते हैं।
आपको मैंने रासायनिक संतुलन के नियम समझाए थे, आप उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको संतुलित कर लीजिए। मैं जनरली सिंपल इसको एक ही इक्वेशन के रूप में सॉल्व कर रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड में दिया है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 की थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करता है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ और हमें क्या प्रदान करता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4 का अवक्षेप देता है। आप बता सकते हैं कौन सी अभिक्रिया ये, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए Al यहाँ पर चला गया और Ba इस प्रकार से आ गया। अब हमें इस समीकरण को संतुलित करना है। तो सिंपल देखिए, यहाँ पर सबसे अधिक कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितने हैं, 4 × 12 और यहाँ पर 4। तो सिंपल हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन संतुलित हो गई। बेरियम को देखिए 3Ba है, यहाँ पर Ba सिंपल 1 है तो हम इसको 3 से गुना कर देते हैं, बेरियम भी संतुलित हो गया। अब सल्फ़र को देखिए, सल्फ़र 3 यहाँ है, सल्फ़र 3 कंप्लीट है। एल्यूमिनियम को देखिए Al2, तो इसको 2 से गुना करते ही हमारे क्लोरीन भी संतुलित हो रही है और एल्यूमिनियम भी। कैसे देखिए, Cl3 और 2, क्लोरीन कितने हो गए, 3 दूना 6 और यहाँ पर क्लोरीन देखिए 3 × 2 6 और एल्यूमिनियम 2। तो ये अभिक्रिया हमारी इस प्रकार से संतुलित होगी। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करनी है। पोटेशियम K है, किसके साथ क्रिया कर रही है, ये जल के साथ क्रिया कर रही है और हमें दे रही है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और प्लस H2 गैस देती है। अब हमें सिंपल इसे संतुलित करना है, बहुत ही आसान है। देखिए ऑक्सीजन एक संतुलित H2 और लेकिन यहाँ H कितने हैं, 3। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पोटेशियम भी 2 से, पोटेशियम संतुलित, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4 और ऑक्सीजन 2। तो सिंपल इसे 2 से गुणा कर दिया। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसे नोट करें। नेक्स्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन में भी हमें कुछ रासायनिक समीकरणें दी गई है जिन्हें हमें सिंपल संतुलित करना है। इससे पहले वाले प्रश्न में तो शब्द समीकरण थी जिन्हें हमें पहले सूत्र में लिखना था, फिर उन्हें संतुलित करना था। इस प्रश्न में सिंपल हमें ये समीकरणें दी गई है और इन्हें संतुलित करना है। तो आओ हम इसे अपनी नोटबुक पे हल कर लेते हैं। फर्स्ट समीकरण है हमारे पास में HNO3 की अभिक्रिया कराई गई है CaOH ट्वाइस से, प्राप्त हो रहा है CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें बॉक्स बनाना था। सेकंड स्टेप में हम अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की तुलना कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से तत्व है वो हम पहले लिख लेते हैं। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और कैल्शियम है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 3 और 2, कितने हैं अभिकारक में, 5। हाइड्रोजन है देखिए 2 और 1 3। नाइट्रोजन है केवल 1, कैल्शियम है केवल 1। उत्पाद साइड में देखते हैं। ऑक्सीजन है देखिए 3 दूना 6 और प्लस 1 7। हाइड्रोजन देखिए है केवल 2, नाइट्रोजन है 2 और कैल्शियम है 1। देखिए इस बॉक्स के बाहर है वो संख्या इनकी ही कैलकुलेट की जाएगी। थर्ड स्टेप में सर्वाधिक संख्या में कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को हम पहले संतुलित कर देते हैं। तो सिंपल देखेंगे हम यहाँ इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए सिंपल रखा है हमने, 3 दूना 6 और 2 8। इधर ऑक्सीजन 8 है, इधर देखिए 3 दूना 6 और 2 8। ऑक्सीजन हमारे पास में संतुलित हो गई, यानी ऑक्सीजन में दोनों साइड ऑक्सीजन के कितने हो गए, 8 हो गए। ऑक्सीजन संतुलित हो गई है तो हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। हाइड्रोजन को देखते हैं। देखिए कैल्शियम संतुलित है, कैल्शियम को बाद में देखिए। अब हाइड्रोजन को देखते हैं। देखिए इधर 3 थे लेकिन इस समीकरण में रखने के बाद देखिए 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4 हो गए और 2 और 2 4। तो हाइड्रोजन भी इस स्टेप में संतुलित हो गई। नाइट्रोजन के लिए देखते हैं। देखिए 2N, नाइट्रोजन 2 थी और इस साइड में नाइट्रोजन
2 है, तो नाइट्रोजन भी संतुलित हो गई और कैल्शियम 1 और 1। तो देखिए इस सिंपल एक स्टेप ऑक्सीजन को संतुलित करने से ही हमारी पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, आप भी इस तरीके से पेंसिल से टिक मार्क करते रहे ताकि आपको पता लग जाए कौन कौन सा संतुलित हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। सिंपल है, NaOH है कि अभिक्रिया करवाई गई है H2SO4 से और प्राप्त हो रहा है Na2SO4 प्लस H2O। स्टेप फर्स्ट। सेकंड स्टेप में हम संख्या लिख लेते हैं। कौन कौन से तत्व दिए गए देखिए, पहले है सोडियम, फिर है ऑक्सीजन, नेक्स्ट है हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, फिर सल्फर। संख्या नोट कर लेते हैं। सोडियम अभिकारक में है 1, उसके बाद ऑक्सीजन देखिए 1 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो 5 हो गए टोटल। हाइड्रोजन देखते हैं तो 1 और 2 3 है यहाँ पर, और सल्फर केवल 1 है। उत्पाद साइड में देखते हैं, सोडियम है 2, सल्फर है उसके पश्चात 1, ऑक्सीजन है 4 और 1 5, और हाइड्रोजन है 2। देखिए ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में थी, संतुलित है, सल्फर संतुलित है, हमें केवल हाइड्रोजन को संतुलित करना है। तो हाइड्रोजन के लिए हम देख लेते हैं, तो हम देखिए 2 और 1 3 है और यहाँ 2 है, तो सिंपल ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें जो इक्वल हो जाएगा, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन उत्पाद में है 4 और यहाँ पर 2 और 1 3 है, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 2 और 2 4 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखिए सिर्फ संतुलित करना था सोडियम, तो सोडियम देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते ही संतुलित हो गया। तो हम अब इसका बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास में आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, 2 सोडियम 2 सोडियम, सोडियम संतुलित हो गया। देखिए ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया, लेकिन अब कितने हो गए देखिए, 2 यहाँ और 4 यहाँ 6, यहाँ भी 4 यहाँ 2 यहाँ 6 6 के रूप में ऑक्सीजन भी संतुलित होगी। हाइड्रोजन हमने संतुलित कर ही लिया और सल्फर दोनों साइड 1 है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड में दिया है NaCl प्लस AgNO3 की अभिक्रिया करवाएंगे, AgCl प्राप्त होगा और NaNO3। स्टेप फर्स्ट। सेकेंड स्टेप हम तुलना कर लेते हैं। कौन कौन से तत्व हैं देखिए, सोडियम है, उसके बाद क्लोरीन है, फिर सिल्वर है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। सोडियम देखिए 1 इधर है 1 यहाँ पर, ओके। क्लोरीन है सिंगल 1, इधर भी क्लोरीन है 1। अर्जेंटम है यहाँ पर 1 और इधर भी 1। नाइट्रोजन है 1 और इस साइड भी नाइट्रोजन 1। ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन 3 है। तो ये इक्वेशन तो हमें पहले से ही बैलेंस्ड प्राप्त हुई है। तो सिंपल हमें किसी को कोई गुणा भाग नहीं करना, सिंपल इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी वापस से यही। इसमें तो कुछ हमें इक्वेशन को बैलेंस करना ही नहीं था। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व होते जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका। नेक्स्ट फोर्थ में देखिए हमें दिया है BaCl2 प्लस H2SO4 जो कन्वर्ट हो रहा है BaSO4 प्लस HCl में। स्टेप फर्स्ट से देखते हैं। संख्या नोट कर लेते हैं। कौन कौन से तत्व है, बैरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। बैरियम है 1, क्लोरीन है 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। इस साइड देखते हैं, बैरियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। तो ये भी बहुत सिंपल आप बता सकते हो। सिंपली देखिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संतुलित हो जाएगी। तो देख लेते हैं, देखिए BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 2HCl। आप भी इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसको एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल बस यहाँ नीचे संख्या लिखिए और मल्टीप्लाई करिए तो एक स्टेप के अंदर ही सॉल्व हो जाएगी। हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो देखिए हाइड्रोजन 2 हो गए, संतुलित हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, संतुलित हो गए। तो सिंपल एक स्टेप के अंदर ये इक्वेशन कंप्लीट होगी। इस तरह से इसमें से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 7th क्वेश्चन, वो भी संतुलित रासायनिक समीकरण के ऊपर ही है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन ही
संतुलित रासायनिक समीकरण का है। हमें शब्द समीकरण दी गई है जिनके हमें रासायनिक समीकरण लिखनी है और उन्हें संतुलित करना है। तो आओ देखते हैं हम 7th क्वेश्चन। हमें दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाई गई है कार्बन डाइऑक्साइड से, प्राप्त हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिख लेते हैं हम CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस जल का सूत्र होता है H2O। हमें पूछा गया है कि समीकरण को संतुलित भी करना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। देखिए कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 और 2 4, 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, कार्बन 1। तो ये अभिक्रिया ऑलरेडी संतुलित है, तो हमें इसे संतुलित नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं इसका बी। यहाँ पर है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिससे हमें प्राप्त हो रहा है जिंक नाइट्रेट, जिंक की संयोजकता 2 प्लस सिल्वर होता है Ag। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर संतुलित के लिए जिंक 1 है, संतुलित है, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 3 दूना 6 है, ऑक्सीजन 3 है। तो सिंपली देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो संतुलित हो गया। देखो नाइट्रोजन 2, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंप्लीट। Ag देखते हैं तो Ag को हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये शब्द समीकरण का हमने सूत्र समीकरण लिख लिया और इसे संतुलित भी कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड में हमारे पास में है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, जिससे हमें प्राप्त होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस कॉपर। देखते हैं क्या ये संतुलित है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ 3 है। तो सिंपल ऐसा डिजिट चूज़ कीजिए तो दोनों टेबल में आता है। तो 6 है, देखिए 6 2 की टेबल में भी आएगा और 3 की टेबल में। तो सिंपल देखिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए क्लोरीन संतुलित हो गए, 3 दूना 6, 3 दूना 6। एल्यूमिनियम अलग से था तो एल्यूमिनियम 2 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और कॉपर 3 है तो 3। तो इस प्रकार से समीकरण संतुलित भी हो जाती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4, जिससे प्राप्त हुआ हमें बेरियम सल्फेट BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड KCl। क्या ये संतुलित है? नहीं है। सिंपल यहीं से पता लग रहा है, देखिए K2 है और एक K है तो सिंपल K को संतुलित कर लिया 2 से, Cl2 KCl संतुलित हो गया, SO4 है, Ba 1 है। तो इस प्रकार से ये समीकरण भी हमारी एक स्टेप के अंदर संतुलित हो गई है। तो आप ये क्वेश्चन 7 नोट करें। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हमें दिया है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा है सिस्टम। पहले हमें समीकरण संतुलित करनी थी, फिर हमें शब्द समीकरण दी, फिर उसकी समीकरण लिखनी थी और अब हमें समीकरण का प्रकार बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो आओ इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में पोटेशियम ब्रोमाइड, यहाँ पर साथ में स्टेट भी दी गई है, एक्वस है स्टेट, पोटेशियम आयोडाइड है जिसकी एक्वस स्टेट है और बेरियम ब्रोमाइड हमें सॉलिड के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो पहले हम इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है KBr, बेरियम आयोडाइड BaI, पोटेशियम आयोडाइड KI और बेरियम ब्रोमाइड BaBr। तो आप बता सकते हैं सिंपली ये समीकरण कौन सी होगी। देखिए KBr से प्रतिस्थापित होकर आ गया और Ba इधर, ये हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अभिक्रिया का प्रकार हमने बता दिया, यह अभिक्रिया है। और सेकंड मैंने आपको बताया था द्विविस्थापन अभिक्रिया को आप किस प्रकार से पहचानेंगे कि इसमें अवक्षेप के रूप में कोई ना कोई पदार्थ प्राप्त होता है। हमने घोल रूप में लिया है और हमें ये सॉलिड प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक पदार्थ का अवक्षेप अवश्य ही बनता है। ठीक है, इस प्रकार से यह समीकरण द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। सेकंड देखते हैं जिंक कार्बोनेट
CO3। जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। हम पहले चेक कर लेते हैं ये समीकरण संतुलित है। Zn 1, ऑक्सीजन 3 और कार्बन 1 बिल्कुल संतुलित है। अब देखिए 1 है, 2 में टूट रहा है, तो यह अभिक्रिया हो जाएगी वियोजन अभिक्रिया, जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है, वह होती है वियोजन अभिक्रिया। थर्ड देखते हैं एग्जाम्पल। हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है, दोनों मिलकर HCl बना रहे हैं। संतुलित करने के लिए सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों संयुक्त हो रही हैं, तो यह अभिक्रिया हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन इसमें से आते हैं। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं इसका। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिससे प्राप्त हो रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो रही है। पहले हम इसे संतुलित कर लेते हैं। मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, तो सिंपली इसे 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये संतुलित हो गई। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया, खुद जुड़ गया, तो यह हो गई है विस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से बच्चों हमें समीकरण को संतुलित करना, लिखना है और अभिक्रिया का प्रकार बताना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 9th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने पहले चैप्टर में सॉल्व कर लिए हैं, यहाँ इनका रिवीजन कर लीजिए। ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रिया जो ऊष्मा का निष्कासन करती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे अभिक्रिया जो ऊष्मा ग्रहण करती है। इनके एग्जाम्पल भी हमें लिखने हैं। नेक्स्ट आपको बताया था 10th क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट कि शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयुक्त होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और प्लस कुछ ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वियोजन था एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक में टूटता है और संयोजन में 1 या 1 से अधिक अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बनाते हैं, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं और इनके समीकरण हम लिख सकते हैं। 12th क्वेश्चन देखिए कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश व विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। हमने जब वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी तो उसमें हमने कहा था कि एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है। अब तोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई बाह्य कारक चाहिए, तो वही अभिक्रिया लिखनी है जिनमें हम बाह्य ऊष्मा से उस पदार्थ को तोड़ रहे हैं, प्रकाश से तोड़ रहे हैं और विद्युत से तोड़ रहे हैं। तो आओ हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है फेरस सल्फेट का। हमने एग्जाम्पल देखा था कि फेरस सल्फेट को जब भी हम गर्म करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो यह Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, जिससे एक विशेष प्रकार की गंध आती है। सेकंड प्रकाश वाली हमने देखी थी श्वेत श्याम फोटोग्राफी अभिक्रिया। सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए, सिल्वर ब्रोमाइड, सनलाइट प्रकाश डालते हैं तो यह सिल्वर और क्लोरीन गैस इसमें निष्कासित हो जाती है। थर्ड देखते हैं हम विद्युत रूप से वियोजन। हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते हैं, उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो हम देखते हैं कि यह एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के रूप में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। ऑक्सीजन गैस निष्कासित हो जाती है और एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल थे वियोजन अभिक्रियाओं के जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इनके समीकरण हमें लिखने हैं। विस्थापन में तो सिंपल एक ही तत्व विस्थापित होता है और द्विविस्थापन में दोनों तत्वों में इंटरचेंज होता है। ये इसके समीकरण हैं। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। सिल्वर का हमें शोधन करना है, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लेना है, तो विलयन ले लिया हमने AgNO3। इसके लिए हमें कॉपर धातु से विस्थापन करना है,
तो इस अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट और प्लस हमें सिल्वर धातु अलग से विस्थापित होकर के मिल जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा संतुलित कर लेते हैं। इसे 2 से मल्टीप्लाई करिए तो नाइट्रेट संतुलित हो गया और ये 2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिल्वर के शोधन में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है, आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट देखते हैं हम 15 क्वेश्चन। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण कौन सी थी, किस अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। तो वही अभिक्रिया लिखनी है और उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पे हमें उपचयन और अपचयन की व्याख्या करनी है और प्रत्येक के लिए 2-2 उदाहरण देने हैं। उपचयन ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन ऑक्सीजन का ह्रास होना। 70th क्वेश्चन देखिए, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार CBSE के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो देखिए, भूरे रंग का चमकदार तत्व होती है कॉपर। कॉपर धातु होती है, वो हल्के भूरे से रंग की होती है। इसे हमने गर्म करना है। तो सिंपल देखिए, कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो काला यौगिक बनेगा, वो होता है क्यूप्रस ऑक्साइड। संतुलित कर देते हैं तो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया संतुलित भी हो गई है। तो आप इसे ध्यान में रखिए कि चमकदार तत्व कौन सा हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 19 और 20 दैनिक जीवन में उपचयन पर आधारित है, जो हमने आज की क्लास में ही कवर किए हैं। लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, जंग से बचाने के लिए। तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ताकि इनका ऑक्सीकरण ना हो। चिप्स है, मसाले हैं, इनका ऑक्सीकरण ना हो, वो खराब ना हो, विकृत गंधिता ना हो, इसके लिए। फिर बस इन्हीं पदों को संक्षारण और विकृत गंधिता को उदाहरण सहित समझाना है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कवर किया है और साथ ही इसके एग्जाम्पल्स भी काफ़ी अधिक कवर किए हैं। तो एग्जाम्पल जब हम सॉल्व कर रहे थे तो आपने एक चीज़ देखी होगी, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी हमें समीकरण को संतुलित करना आना ही चाहिए। आप अभ्यास प्रश्नों के द्वारा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में RBSE और CBSE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, उनसे भी आप डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ आज हम इन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप रहेगा यही रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हम जनरली कंकाली समीकरण लेंगे जो कि असंतुलित होगी। 5 स्टेप के अंदर इसे मॉडिफाई करने के बाद हमें मिल जाएगी संतुलित रासायनिक समीकरण। फर्स्ट स्टेप था प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाना है। उस सूत्र के अंदर हमें कोई भी करेक्शन नहीं करना है, जो भी चेंज होगा वो सूत्र से बाहर होगा। नेक्स्ट हम अभिकारक और उत्पाद में स्थित परमाणुओं की तुलनात्मक सूची बनाएंगे कि अभिकारक में ये तत्व हमारे पास इतनी अधिक मात्रा में है, उत्पाद में ये तत्व हमारे पास में इतनी अधिक मात्रा में है। थर्ड स्टेप के अंदर सर्वाधिक परमाणु वाले यौगिक का संतुलन करेंगे। सर्वाधिक वाला इसलिए कि पहले ज़्यादा वाला है वो बैलेंस हो जाएगा, तो छोटे वाले कई बार ऑटोमेटिकली ही बैलेंस हो जाते हैं। इनमें भी अगर देखा जाता है तो मोस्टली इक्वेशन में ऑक्सीजन सर्वाधिक रहती है, तो ऑक्सीजन को हम संतुलित करेंगे। नेक्स्ट स्टेप 4 में कवर करेंगे हम हाइड्रोजन को हमें संतुलित करना है। उसके बाद हम देखेंगे जो भी हमारे पास में शेष असंतुलित बच जाएंगे उन्हें हम संतुलित कर लेंगे, और लास्ट स्टेप के बाद हम संतुलित रासायनिक समीकरण को लिख देंगे। तो आप इन्हें स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो मिस्टेक्स होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इसके बाद टॉपिक जो मेन आता है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमने 5 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी थी। संयोजन, जिनमें एक से एक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाता है। वियोजन, इसका विपरीत, एक अभिकारक होगा वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा। विस्थापन, एक दूसरे को हटा देगा। द्विविस्थापन, दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इस अभिक्रिया में ध्यान रखिए किसका निर्माण होता है, बताया था आपको, अवक्षेप का। ठीक है। नेक्स्ट
मोस्ट इम्पोर्टेंट थी हमारे पास में उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन ऑक्सीजन का निष्कासन होना, और दोनों एक साथ होंगी तो वो होंगी हमारे पास में रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो इस प्रकार से जनरल 5 प्रकार है जो हमें ध्यान में रखने हैं। इनमें क्वेश्चन मोस्टली यही पूछा जाता है, या तो परिभाषा बताइए, उसका उदाहरण दीजिए, या हमें सिंपल एक इक्वेशन दे दी जाएगी, बताइए ये किस प्रकार की है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से लिए जाते हैं। एक्स्ट्रा 2 थी ऊष्मा के आधार पर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का दहन आपको बताया था। श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप में आपको ध्यान में रखना। आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं कि श्वसन हमें ध्यान में रखना है। ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया जो ऊष्मा का ग्रहण करेंगी। नेक्स्ट, इन पर कई बार टिप्पणी आती है। 1 या 2 नंबर में हमसे पूछा जा सकता है कि संक्षारण या जंग लगना किसे कहते हैं। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स बताइए। विकृत गंधिता, तेलीय वसायुक्त पदार्थ है वो खराब हो जाते हैं, गंध आने लग जाती है, तो वह क्या कहलाती है, उससे बचाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो ये इनमें से भी कई बार छोटा टॉपिक्स पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के अंदर आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे 2nd चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण। आप अभिक्रिया, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीख लीजिए। रासायनिक सूत्र अगर आपको सीखने हैं तो आप क्लास 9th की साइंस से हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो मैं जल्द ही रासायनिक सूत्र पर भी आगे एक वीडियो बनाऊंगी, तो आप वहां से देखकर भी रासायनिक सूत्रों को लिखना सीख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।